दोस्तों, ये कहानी का दूसरा हिस्सा है। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं सुना तो काइंडली चैनल पर जाकर इसका पहला हिस्सा ज़रूर सुन लें। चले आएं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तभी एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मेरे लहू में मद्धम पड़ते चिराग एक बार फिर लौ देने लगे। वो एतवार का दिन था। चंदचोली गांव से अचानक रोशन अली आ गए। आप रोशन अली को नहीं जानते? रोशन अली पहले मुंबई में ही रहता था। मेरी उसकी कॉलेज के ज़माने से आशनाई थी। बड़ा दिल फेंक, शौक मिजाज और बातूनी किस्म का शख्स है। लड़कियों को तो चुटकियों में पटा लेता था। कॉलेज के ज़माने में उसके बैक वक्त कई गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। मुझे भी लड़कियों की लत दरअसल उसकी सोहबत में ही पड़ी थी। बल्कि पहली बार बच्चू भाई की वाड़ी में जमुना भाई का गाना सुनने मुझे वही ले गया था, और उसकी तरगीब पर ही पहली बार मैं औरत के जिस्म की लज्जत से आशना हुआ था। ये और बात है कि चंद दिनों में मैं उन गलियों का ऐसा शनावर हो गया कि दूसरों की रहनुमाई करने लगा। कॉलेज से फारिग होने के बाद रोशन अली किसी कारोबार में लग गया। अलबत्ता कभी किसी बार या होटल में, कभी बच्चू भाई की वाड़ी में उससे मुलाकात हो ही जाती थी। उसी ज़माने में वो मुंबई से चंदचोली मुंतकिल हो गया और मालूम हुआ उसने वहाँ एक बहुत बड़ा होटल और बड़ा फार्म हाउस बनवाया है। शुरू में वो मुझे कभी कभार फ़ोन कर लिया करता था। उसने फ़ोन पर बताया था कि अब उसने आवारा गर्दी करना और इधर उधर मुंह मारना तर्क कर दिया है, और एक शरीफ आदमी की तरह सिर्फ अपनी मनकूहा बीवियों पर ही इत्तफाक किए हुए है। और यह कि आजकल वो कसरत अज़वाज के मज़े लूट रहा है, यानी उसकी ढेर सारी बीवियाँ हैं। वो अक्सर मुझे चंदचोली आने की दावत देता और मैं अपनी मसरूफियात की वजह से उसकी दावत टालता रहता। उस रोज़ तकरीबन 7-8 बरस बाद उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर मैं बड़ा हैरान रह गया था। थोड़ी देर के लिए तो मैं उसे पहचान ही नहीं सका। उसका पूरा हुलिया ही बदल गया था। पहले वो क्लीन शेव रहता था और उसके बाल सलीके से जमे रहते, और अक्सर वो रंगीन शर्ट और जीन्स वगैरह पहने रखता था। मगर अब उसके चेहरे पर खिशखिशी दाढ़ी आ गई थी। सर के बाल आधे से ज़्यादा उड़ चुके थे और पेशानी तालू से जा मिली थी। आंखों पर सुनहरी फ्रेम की ऐनक थी और बदन पर क्रीम कलर का एक कीमती सफारी था। कदरे मोटा हो गया था। कुल मिलाकर उसकी शख्सियत खासी रौबदार लग रही थी। मुझे अपनी जानिब अजनबी नज़रों से घूरते हुए देख कर उसने डपट कर कहा, यार क्या घूर रहे हो? पहचान नहीं पा रहे हो क्या? अरे घामड़, मैं रोशन अली हूँ, रोशन अली। मैंने तपाक से उसे गले लगाया और खुश दिली से बोला, यार अचानक इस तरह बगैर इतला दिए, बगैर फ़ोन किए, और फिर तुम्हारा हुलिया। पहले देव आनंद लगते थे, अब एकदम से अनुपम खीर लग रहे हो। ऐसा मैंने उसके नीम गंजे सर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरा तो हुलिया बदला है, मगर तुमने अपना यह क्या हाल बना रखा है? कुछ लेते क्यों नहीं? उसके इस इश्तिहारी रिमार्क पर हम दोनों हंस दिए। मैं हंसते हंसते ही कहा, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ही तो हूँ। क्या खाक ठीक हो? ये उतरा हुआ चेहरा, आंखों के गिर्द हल्के, बड़ा हुआ शेप, पूरे देवदास लग रहे हो, देवदास। और वो दिलीप कुमार वाले देवदास। ऐसे फिल्मों से मिसालें तराशना हमारा पुराना मशगला था। छुट्टी का दिन है, आराम कर रहा हूँ यार। बकुमत, मुझे आदम कंजड़ी ने फ़ोन पर सब बता दिया है। आदम फकनिया हमारा कॉलेज का साथी था। चर्स की सिगरेटें फूकना और कोठों के चक्कर लगाना उसका महबूब मशगला था। घर जायदाद विरसे में मिली थी, इसलिए रोजी रोटी की कोई फिक्र नहीं उसे। यार, एक नताशा के चले जाने से इतना गम खाने की क्या ज़रूरत है? इस दुनिया में औरतों का काल है क्या? नताशा का जिक्र आते ही मैं एकदम चुप हो गया। देखा, दुखती रग पर उंगली रखते ही कैसा चेहरा उतर गया। ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम तो जानते हो इधर की उधर करना आदम फकनिया की पुरानी आदत है। अच्छा, आदम को गोली मारो, मगर तुम्हारी ये उड़ी उड़ी रंगत बता रही है कि तुम अंदर से दुखी हो। चलो मेरे साथ, चंदचोली की खुली हवा में चंद रोज़ रहोगे तो सब भूल जाओगे। रोशन अली से हमदर्दी के बोल सुनकर मेरे अंदर कुछ पिघलने सा लगा, मगर मैंने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया। फीकी हंसी हंसकर बोला, आऊँगा किसी रोज़, मगर अभी नहीं यार, दफ्तर में आजकल काम बहुत है। रोशन अली ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और एक आंख दबाकर बोला, नताशा को भी भूल जाओगे? ऐसे ऐसे नज़ारे हैं वहाँ। मैंने बेदिली से कहा, नहीं यार, पता नहीं क्यों अब
इस चूहा बिल्ली के खेल से जी उकता सा गया है। तो फिर मेरी तरह कोई परमानेंट बंदोबस्त कर लो। ओह नो, शादी तो खैर करना ही नहीं है। तो फिर क्या करोगे, संन्यास ले लोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, बस एक फेज़ आया है, इससे निकल जाऊं तो सोचूंगा। मेरी एक बात सुनो, ये फेज़ एक औरत की वजह से आया है। तुम्हें एक औरत ही इस फेज़ से निकाल सकती है। अगर तुम कहो तो इसका इंतज़ाम हो सकता है। मगर मैंने कहा ना, मैं शादी की बात नहीं, औरत की बात है। सिर्फ औरत जो बीवी की तरह तुम्हारे साथ रहे मगर बीवी होने का दावा ना करे। बोलो यस। मगर ऐसी औरत मिलेगी कहाँ यार, मैंने बेकसी की हंसी हंसते हुए कहा। मिलेगी मिलेगी, तुम हामी तो भरो, कल ही ऐसी औरत का इंतज़ाम हो जाएगा। मैं अचानक संजीदा हो गया। यार रोशन, दरअसल मैं ऐसी ही औरत चाहता हूँ। माशूकाओं के नाज उठाते उठाते थक चुका हूँ मैं यार। मुझे अब वाकई ऐसी ही औरत चाहिए जो दिन में एक नर्स की तरह मेरा ख्याल रखे और रात को बिस्तर पर ऑक्टोपस की तरह मुझसे चिमटी रहे। मगर तुम पर हक न जताए, रोशन अली ने दरमियान में मेरी बात काटते हुए कहा। हाँ, मुझ पर हक न जताए, उसके बावजूद मैं उसे वो सब कुछ दूंगा जो उसका हक है। मैंने आगे बात मुकम्मल कर दी। मैं समझ गया, तुम्हें मिल जाएगी ऐसी औरत, मगर उसके लिए कुछ दाम खर्च करना होंगे। दाम? हाँ दाम। कितने? वो तो औरत पर मुनहसिर है। कोई झमेला तो नहीं यार? कैसा झमेला? ये दुनिया एक बाजार है, यहाँ हर चीज़ बिकाऊ है। कब तक मिल जाएगी? कुछ दिन सब्र करो, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। रोशन अली मुझे सब्र की तलकीन करके चला गया। क्या वाकई रोशन अली को ऐसी औरत मिल जाएगी जैसी मैं चाहता हूँ? एक लड़की का तस्वुर मेरे जहन में उभरने लगा जिसके नकूश खासे धुंधले थे। दूसरे दिन आदम कंजड़ी मिल गया। मैंने पहले तो उसे खूब फटकार सुनाई कि रोशन अली को मेरे और नताशा के बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी। उसने हस्बे मामूल मेरी बात को चर्च के धुएं में उड़ा दिया। जब मैंने उसे बताया कि रोशन अली कल आया था और उसने मुझसे कोई औरत दिलाने का वादा भी किया है, तो आदम कंजड़ी उछल पड़ा और बोला, अगर उसने वादा किया है तो ज़रूर पूरा करेगा। तुम नहीं जानते, बहुत पहुंचा हुआ शख्स है वो। मैं गया था ना 2 साल पहले उसके फार्म हाउस पर, क्या ठाठ हैं यार उसके। और औरत तो वहाँ गाजर मूली से ज़्यादा सस्ती है। देखना, वो अपना वादा ज़रूर पूरा करके रहेगा। मैं कुछ नहीं बोला। कुछ दिन और गुजर गए। रोशन अली ने जाने के बाद कोई फ़ोन नहीं किया, लेकिन जाने क्यों मुझे यकीन था कि उसे ऐसी औरत ज़रूर मिल जाएगी। और जब भी ऐसा ख्याल आता, दिल के किसी अनजान गोशे में एक महताबी सी छूटती। नताशा की याद अब काफ़ी धुंधला गई थी। उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने शोहर के साथ अमेरिका चली गई थी। नताशा के जाने के बाद 2-3 साबका महबूबाओं ने अपनी खिदमात पेश की, मगर मैंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। सच पूछे तो एक ही तर्ज का खाना खाते खाते उकता गया था मैं।